तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है भैया कि अगर यदि आप टॉर्क नहीं लगाओ बाहर से, सारे एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दो, तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट है। यानी अगर प्लैनेट की या किसी भी चीज की रेडियस बढ़ाते जाओ और उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे, तो भैया क्या होगा, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। आपने देखा होगा, कई बार ऑब्जर्व किया होगा, खैर आपने शायद नहीं देखा होगा, पंखे की पंखड़ी खोल दी जाती है, ठीक है, तो आप देखोगे पंखा जो होता है ना बहुत तेज घूमता है, लेकिन जैसे 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 पंखड़ी लगाते हो पंखे की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंखे की रेडियस क्या होती है, उसको बढ़ जाती है पंखड़ी लगाने पर। और आपको पता भी है टॉर्क तो उतना ही है ना, टॉर्क जितना पहले था उतना ही है, तो पंखड़ी की स्पीड क्या, पंखी की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। रेडियस बढ़ी, पंखे की स्पीड क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी क्या होती है पंखड़ी की, कम हो जाती है। समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी देखो हाथ में एक वो लंगड़ लगा देना, ऐसा लंगड़ होता है, छोटी रस्सी करना, बड़ी तेज घूमता है, रस्सी धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही लॉजिक लगा उसके पीछे। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्या टॉपिक है? हाँ, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम अपने पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है, एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी जो रोटेट कर रही है ना वो इक्विलिब्रियम में, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी जो चल रही है वो क्या है भैया, सीधी लाइन में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम फोर्स को लेते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम टॉर्क को लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉर्क को लेते हैं। तो भैया देखिए इक्विलिब्रियम पहला ले रहे हैं हम, ट्रांसलेशनल, जो हमने पहले पढ़ रखा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू दिस। इसके हिसाब से यदि आप बॉडी के ऊपर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़ो और सबकी फोर्सेस की वैल्यू क्या है भैया, सबको जोड़ने पर जीरो आए, तो इसका मतलब बॉडी क्या है भैया, एक्सिलरेट नहीं कर रही। बॉडी एक्सिलरेट नहीं करने का मतलब है चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, नहीं तो बॉडी क्या है भैया, रुकी हुई है। और इस कंडीशन में अपवर्ड फोर्स बराबर में क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स, और लेफ्ट का फोर्स बराबर में क्या होता है, राइट का फोर्स। वैसे भी सारे फोर्सेस का सम क्या होता है भैया, जीरो। इसे कहते हैं भैया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है भैया? एग्जांपल के तौर पर एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स F1 F2 इधर लग रहे हैं, F2, और इधर लग रहा है F3, और मैंने कह दिया भैया ये बॉडी क्या है भैया, इसके अंदर एक्सीलरेशन जीरो है, या इक्विलिब्रियम बोल सकता हूँ, एक्सीलरेशन जीरो या इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि F1 प्लस F2 माइनस F3 बराबर में क्या आ रहा है, जीरो। या आप कल लिखोगे, इसको ऐसे लिखते हो, F1 प्लस F2 बराबर में नेगेटिव ऑफ F3, सॉरी ऐसे। F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड बराबर में F3 का मैग्नीट्यूड। समझ गए भैया? ऐसे या तो ऐसे लिखोगे, सबको एक साइड में लिखोगे तो जो सेम डायरेक्शन में उनको प्लस में लिखोगे, जो अपोजिट में होगा क्या होगा, माइनस लिखोगे, बराबर में क्या लिखोगे, जीरो। या अगर आप दोनों को उल्टी डायरेक्शन में लिख रहे हो, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, तो लेफ्ट वालों को क्या लिखोगे, ऐसे, और राइट वालों को यहाँ पर साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए भैया? इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी आप सोचोगे क्यों क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, तो अभी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तब उसलिए पढ़ा रहा हूँ। अगला भी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है भैया, ये कहता है रोटेशन इक्विलिब्रियम में स्पीड कौन चेंज करता है, टॉर्क। कौन करता है? तो मैंने कह दिया भैया अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से अगर मैं सभी टॉर्कों को जोड़ू, सारे एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो, और उनका सम क्या आ जाए भैया, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है भैया, जीरो है। बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या क्या है भैया, जीरो है। इसका मतलब ये होता है। समझ गया भैया? अब इसका मतलब देखिए भैया, आपको पता यहाँ पे बताया, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है भैया, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर आता है। ये ध्यान रखना, ये भैया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना। जितने भी क्लॉकवाइज रहेंगे सब क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज के बराबर रहेंगे। या फिर आप क्या करोगे, सारे टॉर्कों को जोड़ोगे, क्या होना चाहिए, 0। इस कंडीशन में आपको साइन रखना, जब सारे को जोड़ोगे और सब तो साइन लगाना है, जब बराबर करोगे क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉक तो साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, बहुत मेन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यार अब ये एनसीईआरटी का ये भैया, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक बार ऑनलाइन है। ओए दिव्यांश चित्र को दिख रही है जो मैंने रिकॉर्ड खोली है? अब सामने स्क्रीन पे आएगी, आएगी, देखिए एक बार तुम, हाँ दिख ही रही होगी तभी आएगी। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक। देखिए भैया एग्जाम्पल नंबर 7.8, ठीक है भैया, एग्जाम्पल नंबर 7.8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ये नहीं आएगा ना, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 7.8 क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक मेटल बार है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, जो नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। छोटे लेवल क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन है। अरे हाँ यार, ये करना पड़ेगा, एनालॉग करना पड़ेगा। पहली बार चला रहा हूँ इसको मैं। ये बुक नीचे आएगी शिफ्टों की? ये भी मिल गया। ये ना कॉपी, सिंबल क्या है कॉपी का उसमें? हाँ छोड़ना दिख रहा है, ठीक है। याद है यार, कहाँ है नीचे ना? बोल रहे, कौन बोल रहे हैं ये? नहीं भैया, कह रहा भैया देखिए वो बताइए मेरे को, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आएगी वैसे, नोट कर दिया, ठीक है भैया। कह रहा भैया मेटल बार, उसकी लंबाई कितनी है भैया? 70 सेंटीमीटर है। क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, 70, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 35 सेंटीमीटर पर बीच पे, ठीक है। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और इसका जो मास है वो क्या है, 4 किलो है। क्या लिखा हुआ है, 4 किलो। इसका मास कितना है, 4 किलो मास है, तो इसका वेट कितना होगा, 40 न्यूटन। क्या होगा, 40 न्यूटन। कह रहा है इसके दोनों एंड से, यहां पर और यहां पर, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। कितना है, ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। कह रहे दो चक्कू रखे हुए हैं, उस पर ये टिकी हुई है, चक्कू की एज पे, ठीक है, रखे हुए टिकी हुए। यहाँ से इस एंड से कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये कितना होगा,
ये क्या होगा भैया आपका 25 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा भैया आपका 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया? कह रहा है एक एंड से, कह रहा है कि एक दूसरे एंड से, हाँ कह रहा है 6 kg वेट इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ एंड। कह रहा है किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर, चाहिए आप ये वाला एंड ले लो, चाहिए आप इस वाले एंड से ले लो। कह रहा है भैया उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या लटका है भैया, एक वेट लटका है जिसकी वैल्यू क्या है भैया 6 kg, यानी वेट कितना होगा, सॉरी जिसका मास क्या है 6 kg, तो वेट कितना होगा 60 न्यूटन होगा। ये लटका हुआ है, ठीक है भैया, यहां से 30, तो इधर से कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ये पता लग गया ना भैया, सेंटर ऑफ मास से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सुन लीजिए। कह रहा है जब ये भैया ये 60 न्यूटन और 40 न्यूटन इस रॉड पे रखे हैं, 40 न्यूटन तो उसका ही वेट है और 60 न्यूटन का एक्स्ट्रा लटका रखा है, तो जब वो चक्कू पे कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पर क्या आएगा कांटेक्ट फोर्स R1, और यहाँ पे क्या आएगा कांटेक्ट फोर्स R2। कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है ये पूरा सिस्टम क्या है भैया इक्विलिब्रियम में, क्या है, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है भैया कि टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए भैया 0, और टोटल फोर्स भी क्या होना चाहिए भैया। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो यही तो मतलब है कि टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी 0 है, समझ गए? अब देखिए कह रहा है भैया बताइए R1 R2 की वैल्यू बताइए, R1 क्या होगा और R2 क्या होगा। देखिए भैया सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, बॉडी इसी के अलोंग रोटेट करेगी, यही क्या है भैया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा देखिए भैया ये जो R1 लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कैमरा ऑन कर लियो, जो मेरा कैमरा ना वो ऑन करियो वरना तेरे को दिखेगा नहीं। देखिए ये जो R1 लग रहा है, ये R1 वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर है, क्या है ये 10, ये पूरा का पूरा कितना है 35, तो ये कितना होगा भैया 25। तो R1 जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो कितनी दूरी पर है, और एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये R1 ये हो गया, ये R हो गया, और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है ऊपर, तो ये कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे, देखो ये भैया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ इस पॉइंट पर, ये आपका R है जिसकी वैल्यू क्या 25 है, उसके ऊपर R1 क्या लग रहा है, ये आपकी दूरी है ना, आर्म लेंथ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है, और जो फोर्स लग रहा है R1 कहां लग रहा है ऊपर लग रहा है, तो कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क ये मैंने ले लिया टाउ1 टॉर्क क्या होता है भैया रेडियस फोर्स साइन थीटा, तो रेडियस क्या है भैया माइनस होगा टॉर्क, तो आपको पता ही है क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहा है। तो रेडियस क्या है भैया 25 है, यहां से आते की दूरी कितनी है, क्योंकि ये 10 है, ये पूरा क्या है 35 है, यहां से यहां तक क्या है भैया पूरा 35, और ये 10 है, तो ये क्या होगा भैया 25 हो। तो आप देखिए भैया आर की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे क्या होगा 0.25, फोर्स कितना है R1, और आप देख रहे हो इस 25 में, जो 25 है यहां से यहां तक का 25 सेंटीमीटर है, और इस रेडियस का ये जो फोर्स है, जो रिएक्शन कह रहा हूं मैं, इधर देख ले बहन, बीच में एंगल कितना होगा भैया इनके साइन 90, तो आपका जो टॉर्क आ रहा है माइनस 0.25 इंटू में R1, 0.25 इंटू में क्या लिखिए 0.25 इंटू में R1, ये हो गया आपका पहला टॉर्क हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए ये वाला जो फोर्स है R2 वो इस सेंटर ऑफ मास से कितना दूर पे लग रहा है, यही 25 पे लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ये 10 है, ये पूरा पूरा क्या 35 है, तो ये क्या होगा 25 होगा, यहां से आते की दूरी, ठीक है। तो इसका इस पे ये, लेकिन ये कैसे घुमाएगा इसको, ये कैसे घुमाएगा, देखिए इसको, ये आर मेरा और फोर्स कहां लग रहा है ऊपर, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क 2 क्या आएगा भैया प्लस 0.25 इंटू में R2, और आपको पता है भैया एंगल कितना होगा साइन 90, क्योंकि आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये आएगा आपका 0.25 इंटू में R2, 2 टॉर्क हो गया। अभी और कहीं टॉर्क आएगा, देखो जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग लग रहा है वो टॉर्क क्रिएट करेगा। तो आपको पता है भैया ये वाला फोर्स, जो ये वाला फोर्स है वो भी क्या है
एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर है, ये देखो ना ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास पर ही है, उससे कितनी दूरी पर है भैया 5 सेंटी, तो ये भी क्या करेगा टॉर्क लाएगा। ये आर में ये फोर्स है, ये कैसे घुमाएगा इसको ऐसा, ये आर में यहां से यहाँ तक की दूरी देखो, ये आर लेंथ होगी और इस पे लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, कहां लग रहा है, तो कैसे घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ना ये रहा ये फोर्स, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा फोर्स कहां लग रहा है 60 न्यूटन नीचे, तो कैसे घुमाएगा नीचे, तो इस टॉर्क की वैल्यू टाउ 3 की वैल्यू क्या आएगी, टाउ 3 की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स कितना है भैया, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में करेगा 0.05, फोर्स कितना है भैया 60, और आपको पता है एंगल कितना बन रहा है 90 sin 90 हो गया, ठीक है भैया ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा ये वाला फोर्स कोई टॉर्क देगा, 40 न्यूटन वाला फोर्स कोई टॉर्क देगा, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लग रहा है, और मैंने आपको बताया था जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगता है उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता, ठीक है भैया। तो टॉर्क की वैल्यू क्या गई 0, टॉर्क की वैल्यू क्या गई, फोन दिखाइए पलटी, फोन क्या कर रहा है, बोल बोल फोन बोल। तू बता दे क्या कर रहा था, ईमानदारी से तू बता दे, मैं तेरे को ही मारूंगा मैं, है ना, क्या कर रहे थे, हाँ ये क्या कर रहा था, एक मिनट जाए, चुप हो जा, तू चुप हो जा, क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था ना, ठीक है भैया समझ गया भैया। यहां पर अपने पास हो गए 3 टॉर्क, कितने हो गए, ये आर्म पर ये फोर्स लग रहा है तो कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा R1 इस आर्म को कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से R2 लग रहा है कैसे घुमाएगा, और ये जो 60 न्यूटन लग रहा है 5 सेंटीमीटर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी 3 टॉर्क लग रहे हैं, चौथा टॉर्क क्या है भैया 0 है, क्योंकि वो फोर्स कहां पे लग रहा है सेंटर पर। अब देखिए भैया ये सारी चीज निकाल दी, अब देखिए अगर बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में, तो कितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा भैया आपका 0.25 R2 प्लस 0.05 इंटू में 60 बराबर में क्या होगा भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, बराबर में क्या होगा क्लॉकवाइज टॉर्क, जो कि क्या है माइनस नहीं लगाना आपको, यहां पर माइनस 0.25 इंटू में, यहां से आपकी पहली क्वेश्चन बन जाएगी, बन गई फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक पहली क्वेश्चन बन गई, दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी भैया, तो आपको पता है ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, किसमें है ना, ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर का फोर्स बराबर में, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है R1 और नीचे कितना लग रहा है 60 और 40, क्या हो गया 100, ये दूसरी क्वेश्चन बन गई, दोनों को सॉल्व करोगे R1 आएगा और R2 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, ये सेव करना पड़ेगा ना, तू मत बोल बेटा, अब तो तू और पिटेगा, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ गया भैया क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास में फोर्स लग तो रहा है लेकिन वो टॉर्क नहीं लाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यदि कोई फोर्स लगता है तो टर्निंग इफेक्ट नहीं लाता, मैंने कल बताया था। जैसे ये दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके कब्जे है, अगर कब्जों पे फोर्स लगाओगे तो ये टर्न नहीं करेगा, कब्जे से दूर लगाओगे तब तो आपका दरवाजा क्या होगा टर्न करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग फोर्स लगाते हैं तभी जाके आपका टर्निंग इफेक्ट आता है, टॉर्क आता है, वरना दरवाजे पे आप कितने फोर्स लगा लो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है 0, समझ गए भाई। आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसे, अब अगला क्वेश्चन है भैया, ठीक है भैया,
क्या कह रहा है भैया, एक HCl मॉलिक्यूल है 7.2, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल, ठीक है भैया, HCl मॉलिक्यूल है जिनके बीच में से ऑपरेशन क्या है भैया 1.27 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है भैया। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की अप्रोक्सीमेट लोकेशन निकालनी है आपको। कह रहा है भैया कि जो हाइड्रोजन एटम है वो क्लोरीन से क्या है भैया 35.5 गुना हल्का है, 35.5 गुना हल्का है, ठीक है भैया, समझ गया। तो देखिए भैया ये क्या है भैया हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा 35.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन हो गए, क्या हो गया ये क्लोरीन होगा और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कह रहा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, कौन चला रहा है, अच्छा तू भी पिटेगा, देखिए भैया सुन लीजिए। अब बताओ इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, मैंने बताया था हमेशा हैवी मास के पास। मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास क्या है ये रहा, इस पॉइंट पर है, और मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास के लोग अगर कोई बॉडी बैलेंस की जाती है, बैलेंस की आती है, तो बॉडी के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट ऑफ मास हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स हो या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम हो, वो क्या होता है जीरो आता है। If body is balanced along its center of mass, then total movement any movement equals to में क्या होता है भैया जीरो होता है। बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं आती। ये देखिए इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, सेंटर पे है, मैंने उंगली लगा दी बैलेंस कर दिया, क्या इसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, वो छोड़ो मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही होगी, लेकिन अगर मेरा हाथ नहीं हिले तो उसके अंदर कोई मूवमेंट, अगर इसको भी ऐसी मैंने क्या किया सेंटर ऑफ मास का लॉन्ग बैलेंस कर दिया, तो किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट हो, चाहे मूवमेंट ऑफ मास हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स हो या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम हो, हर तरह की मूवमेंट क्या है भैया, समझिए भैया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, यहां से दूरी मैंने क्या ले ली x, क्या ले ली, तो ये क्या होगी 1.27 माइनस एक्स, सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर यहां से x है, m से x है, तो उससे क्या होगी 1.27 माइनस एक्स। अच्छा इस मास की वजह से जो मूवमेंट है, देखिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मास कंसेप्ट यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास की वजह से अगर मान लीजिए मैं इधर हाथ लगाता हूँ तो इधर का मास ज्यादा हो जाएगा, बॉडी क्या होगी इधर, तराजू देखा तराजू, तराजू में जो मास होता है वो मूवमेंट ऑफ मास के कंसेप्ट पे ही आता है, जिस साइड में ज्यादा मास तराजू उधर क्या होता है टर्न कर जाती है, तो मूवमेंट ऑफ मास ये तराजू ही तो है, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगा दिया, अगर दोनों साइड का मूवमेंट बराबर होगा तो मूवमेंट ऑफ मास का कंसेप्ट यूज हो रहा है। मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है भैया, मूवमेंट ऑफ मास क्या होता है मास इंटू में रेडियस, मास इंटू में, तो भैया इधर का मास कितना है m और रेडियस कितनी भैया x, इधर का मास कितना है भैया 35.5 m और रेडियस कितनी है 1.27 माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों साइड का मूवमेंट, ये मूवमेंट ऑफ मास किस साइड का है, ये मूवमेंट ऑफ मास किस साइड का है, तो द गिवन बॉडी इज बैलेंस्ड about its center of mass, then m इंटू में x बराबर में क्या होगा 35.5 m और क्या होगा 1.27 माइनस एक्स, एम से एम क्या हो भैया कट गया, सॉल्व कीजिए x की वैल्यू जो अभी आएगी दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m, m से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी। अगर आपको क्लोरीन से निकालना है तो ये 1.27 माइनस एक्स करोगे तो वो क्या होगा क्लोरीन से सेंटर ऑफ मास की दूरी आ जाएगी, नहीं समझे, जो भी आएगा x आएगा, x क्या है हाइड्रोजन से सेंटर ऑफ मास की दूरी, अगर आप क्लोरीन से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे उस x को 1.27 से माइनस करो, ठीक है भैया, समझ गए भैया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको भी सेव कर लेते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन को नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कहां से दिमाग में आएंगे, अब घर जाके आप 2 बार इसको करोगे तब जाके आपके दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। मेरी बातें बताया अगर आपको याद रहेंगी, दोबारा जाके तुरंत इसको नोट करोगे और रिवाइज करोगे, तभी। आप दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा कभी करते हो, कभी नहीं करते, मैथ में भी नहीं करते हो, लेकिन मैथ आपको आ जाती होगी, रीजन क्या भी है क्योंकि भाई देखो इन चीजों से आप रोज फैमिलियर होते हो, मैथ्स, ठीक है, केमिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत फैमिलियर होते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है।
अरे रट्टा मतलब रट्टाफिकेशन टाइप का होता थोड़ा, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपको वहां पे भी जब क्लास में भी समझते हो ना तो समझते कुछ भी नहीं हो उसमें। समझते अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, क्या सी अपॉन में न्यू, कैसे आया आपको पता है? नहीं पता, लेकिन आपने रट लिया, और फिजिक्स में उसकी डेरिवेशन मैं कराऊंगा। अगर मैं रेडबर्ग फॉर्मूला बता दूं, याद है रेडबर्ग फॉर्मूला कर लिया, 1 बाय में लैम्डा इक्वल्स टू में आर 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, नहीं किया? अब स्पेक्ट्रम किया, स्पेक्ट्रम कर लिया, फॉर्मूला कहां से आया पता है आपको? केवल फॉर्मूला देखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम किया होगा ना, स्पेक्ट्रल लाइन किया होगा, लाइमन बार्गर पार्शियल प्रफंड। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, केवल इतना पूछ रहा हूं मैं, ये छोटी छाट बताओ, जब मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम, अच्छा मैं अगर बोलूं मैं लाइमन में मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ क्या होगी? लाइमन में मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? हाँ 2 से 1 में, बिल्कुल। लाइमन में मैक्सिमम वेवलेंथ जब ही होगी जब मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी जब होती है तब ऑर्बिट दूसरे से लेके पहली में आता है। और मिनिमम वेवलेंथ कब होती है? जब मैक्सिमम एनर्जी होती है। और मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? जब इन्फिनिटी से कहां पे आ रहा है। अब आप सोच रहे हो मेरे को कैसे पता, क्योंकि ये फिजिक्स ही है, ये फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एटम है, एटम को पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। इसकी बाकायदे डेरिवेशन होती है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन है। पहले आपको ऑर्बिट की एनर्जी बताऊंगा, ऑर्बिट की एनर्जी के बाद ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस करूंगा, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए भैया? तो यही दिक्कत होती है फिजिक्स में, फिजिक्स में पूरा लॉजिक चाहिए, केमिस्ट्री में लॉजिक ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और जो ये सोच के चलता है कि केमिस्ट्री में लॉजिक ज्यादा नहीं चाहिए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, जेई के पेपर या कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक अक्षर नहीं लिख पाओगे अगर आप लॉजिक से नहीं पढ़ रहे तो। और फिजिक्स आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई मैंने पढ़ रखा, बेशक ना कर पाओ, लेकिन आपको ये लगेगा कि भाई मैंने पढ़ रखा है इसको, क्योंकि आप उसमें दिमाग लगाते हो थोड़ा बहुत, और दिमाग में जो चीज लगाते हो तो फिर वो भाई याद रहती है चीजें काफी टाइम तक। क्वेश्चन आते भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर केवल एंगल चेंज करने वाला हूँ, एंगल नहीं चेंज करूंगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। डिस्क वाला क्वेश्चन दिखाऊं आपको, डिस्क वाला? कहाँ गया? यार भैंस को पूछ, सोनी तेरे को बहुत पेलूंगा अगर अब के बाद चला गया तो। अबे यार आ गया। देखिए भैया, ओए यहाँ पर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तब आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को, वरना एंगल नहीं चेंज करूंगा तो, क्योंकि आपको 36.9 डिग्री 53.8 डिग्री पता है क्या? नहीं पता, तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ 30 डिग्री। ठीक है, चलो भैया, इसको मैंने कर दिया भैया 30 डिग्री, क्या कर दिया इसको? अंधा है क्या साले? इतना तो खराब नहीं दिख रहा था। 30 डिग्री ये क्या है? इसको कर दो 45 डिग्री। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन, 45 कर दे, क्या दिक्कत है? 60 क्यों कर दूं? 90 क्या आ रहा है? 90 आ रहा है क्या? 90 90 आ रहा है, हाँ ठीक है, चलो कर दो। देखिए भैया, ये हो गया आपका भैया 30 डिग्री, और ये हो गया आपका, ओए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नॉन यूनिफॉर्म बार, बार क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं से पतला है कहीं से मोटा है,
ठीक है भैया। W वेट क्या है भैया, सस्पेंडेड एट द रेस्ट द टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट, इनका भैया नेग्लिजिबल वेट एनसीईआरटी के 7.8 कर रहे हैं। ठीक है भैया। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल आर शोन इन द फिगर, इतना इतना देर का 30 और 60 रिस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, बार की लंबाई कितनी भैया 2 मीटर है। तो कह रहा भैया कैलकुलेट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट। कह रहा लेफ्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोलो सीधा, ज्यादा गणित नहीं है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से डी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है डी, ये क्या है भैया, हाँ ये निकालना है। अच्छा इसका मास कितना है भैया डब्ल्यू, इसका वेट कितना है भैया डब्ल्यू, इसका कुल लंबाई कितनी है रॉड की 2 मीटर, तो ये क्या होगा डी है, तो ये क्या होगा 2 माइनस डी, 2 माइनस। अच्छा यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 हो, ये टेंशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या होगा भैया आपका, क्या होगा टी, इस पर 80 मान लो, टेंशन कितना लग रहा है T1, क्या लग रहा है T1, तो क्या होगा भैया आपका T1 cos 60, अरे क्या होगा T1 sin 60, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये 80 पे कितना टेंशन लग रहा है D2, ये एंगल कितना होगा 30, ये क्या होगा T2 cos 30, अरे क्या होगा T1 T2 sin 30। चिल्ला क्यों रहा साले, सुन रहा हूं मैं तेरी बात, समझ गया। थर्टी नहीं, हो गया भैया, खत्म क्वेश्चन। कह रहा भैया पूरी बॉडी किसमें है भैया, इक्विलिब्रियम में, किसमें है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया भैया, ट्रांसलेशनल टॉर्क भी 0 होगा, गिवन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 0 और फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। कितने टॉर्क लग रहे हैं कोई मेरे को बताया भैया, तो भैया देखिए इससे दूरी कितनी है भैया डी, फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर, तो ये कैसे घुमाएगा इसको, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, यही क्या है भैया, और यही क्या होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही क्या होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूरी कितनी भैया डी है, और फोर्स कितना लग रहा है T2 cos 30, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू क्या है भैया, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा भैया आपका, फोर्स कितना है भैया T2 cos 30 इंटू में डिस्टेंस कितना है इसका d, और आपको पता भैया कितना एंगल बन रहा है भैया d और फोर्स के बीच में, d और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ये टॉर्क आ गया। अच्छा ये वाला देखो, ये कैसे घुमाएगा, ये रहा r एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा और ऊपर लग रहा है फोर्स, तो कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा टाउ टू की वैल्यू क्या आएगी, आर्म लेंथ क्या है भैया 2 माइनस डी, फोर्स कितना लग रहा है T1 cos 60, और आपको पता है एंगल कितना बन रहा है भैया, ये टाउ टू हो गया। ठीक है भैया, तीसरा टॉर्क है ही नहीं यहाँ पर, तीसरा टॉर्क क्योंकि बाकी जो वेट लग रहा है ना फोर्स, वो कहाँ लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो कोई टॉर्क नहीं आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब टोटल टॉर्क क्या होगा 0 का, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है ये वाला T2 क्या है भैया T2 cos 30 इंटू में D बराबर में क्या होगा, वो वाला क्या होगा 2 माइनस डी T1 cos 60, यहां से आपको T1 की, यहां से आपको क्या होगी T1 T2 के बीच की एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगी। cos 60 क्या होता है, cos 30 होता है √3 बाय में 2, cos 60 होता है 1 बाय में 2, डाल करके पहली इक्वेशन हो गया। अब फोर्स की बात करता हूं, तो आपको पता है भैया बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला फोर्स क्या होगा राइट वाले के बराबर होगा, यहां से एक इक्वेशन आएगी एंड क्या होगा T2 sin 30 बराबर में क्या होगा T1 sin 60, यहां से दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को डालिए और T1 T2 को सॉल्व कर लीजिए, आगे आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाना, छुट्टी तो होगी है, लेकिन मीटिंग जब तक रिकॉर्ड नहीं होगी ना तब तक नहीं जान दूंगा किसी को भी।